नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और आज का यह वीडियो जो है एक संडे टॉक के तौर पर मैं लेके आया हूं। और आज हम जानेंगे, एक मोटिवेशनल वीडियो है। और मैंने जैसा कि पहले कहा था कि जो सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं नेट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब हम करते हैं तो उनसे संबंधित कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो व्यक्ति हैं, कुछ जो पूर्व छात्र रहे हैं और जो इस दौर से गुजर चुके हैं और उस परीक्षाओं को उन्होंने पास किया है, तो उनके अनुभव क्या क्या रहे, किस तरह से उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई और किन किन मुख्य जो बिंदु हो सकते हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका पालन करके हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को पास करने से पहले जो उसकी पूर्व अर्हताएँ होती हैं या कुछ नियम होते हैं वो क्या उन्होंने फॉलो किया और किस तरह से अपने जो है लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया। तो इसी कड़ी में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। आज जो हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं ये हैं सूर्यदेव बहुगुणा जी। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, शोधित छात्र हैं। जेआरएफ इनका क्लियर है और वास्तु विभाग में ये पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि आज जिस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आमंत्रित हुए हैं आप, तो बिना देरी करते हुए आज हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आता है तो उसके सामने कई सारी दुविधाएं होते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं कि किस तरह से सिलेबस तैयार किया जाए, किस तरह से पाठ्यक्रम जो इकाइयों में विभक्त है उसको कैसे तैयार किया जाए, समय का वेटेज कैसे किन विषयों को दिया जाए, कैसे दिनचर्या बनाई जाए और एग्ज़ाम से पहले किस तरह से उसको प्राप्त किया जाए, उस लक्ष्य को पूरा किया जाए और परीक्षा में अच्छे अंक लाए जाएँ। तो आपके मन में भी निश्चित रूप से ये सवाल रहे होंगे। तो किस तरह से आपने जो है अपना शेड्यूल बनाया और किस तरह से आप इन एग्ज़ाम्स को पास कर पाए, इस विषय में आप अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मेरे पास जो भी अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि कुछ भी होने से पहले हम छात्र हैं और छात्र वाला रूप सभी की ज़िंदगी में आया है और वह बहुत महत्वपूर्ण पल होता है और इसलिए उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव हमारे जीवन में प्रतिपल काम आता है। तो बेसिकली बात है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की, उसके सिलेबस की। आप सब जान चुके हैं, जानते हैं कि सिलेबस अपडेट हो चुका है और अब पहले से अच्छा हो चुका है, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं यूनिट वाइज जो बढ़े हैं, घटे हैं, कुछ अन्य चीज़ें हटाई गई हैं। और सिलेबस की सबसे अच्छी बात है कि उसको 5 यूनिट मुख्य रूप से बनाई गई है, जैसे 10 यूनिट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 5 विषय हैं: वेद, व्याकरण, दर्शन, साहित्य और एपिग्राफी, पुराण आदि सब मिला करके। तो 2 भागों में उसे बांटा गया है ना। एक सामान्य परिचय है, सामान्य अध्ययन कह सकते हैं उसे, और दूसरा है विशिष्ट। तो जो बच्चे, जो छात्र, जो शोधार्थी, जो मित्रगण इस एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं, देना चाहते हैं, पहला अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट है, उनके लिए सबसे मुख्य बात तो यह है कि सबसे पहले वह सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि देखिए, सिलेबस की जो जानकारी है वो बहुत आवश्यक होनी चाहिए। एक एक उसके पॉइंट को पढ़िए, एक एक उसके कंटेंट को पढ़िए, उसको देखिए, वो बहुत आवश्यक है, उसको समझिए। और उसको आप कैसे समझेंगे सिलेबस को, कि मान लीजिए एक विषय है, उसको आप कैसे समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हम कई बार बहुत अधिक सोच लेते हैं, है ना। हमें ये लगता है कि नहीं, ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा है। बेशक एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम कई बार ओवर सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम पहले तो ये है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। इतने बड़ा जो सिलेबस है उसकी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, ज्ञान नहीं ले सकते हम एक साथ। हाँ, मतलब ये कई बार प्रॉब्लम होती है कि जैसे सामान्य परिचय और विशिष्ट परिचय आपने जो बताया, हाँ जी, कि एक है विशिष्ट अध्ययन और एक है सामान्य अध्ययन, 2 भागों में बांटा गया है। अब हमें समझ में ये नहीं आता कि सामान्य अध्ययन को किस तरह से तैयारी करें। हम सामान्य की विशिष्ट समझ के तैयारी कर देते हैं। मतलब ब्राह्मण साहित्य अगर लिखा हुआ है तो हम सारे ऐतरेय ब्राह्मण या ब्राह्मण ही लेकर आ गए हैं और उनको पढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ पर सामान्य परिचय लिखा हुआ है। तो शायद यही आप कहना चाह रहे हैं कि उनके लोकेशन कैसी है, उनमें कितने अध्याय हैं, ये सब सामान्य परिचय में आ जाएगा। हाँ जी, और बिल्कुल यही मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि यही चीज़ समझने के लिए सबसे पहले सिलेबस समझना आवश्यक है। सामान्य अगर उन्होंने कहा है तो सामान्य ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम वेद वाली यूनिट को लेते हैं।
तो जब वो ऊपर सामान्य अध्ययन में वो ब्राह्मण आरण्य की बात करता है, तो ब्राह्मण आरण्य में से आप मान के चलिए कि आपको सूक्ति नहीं पूछेगा, उसका 1% चांस है कि वो उसको पूछे। वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो उनका एक ढांचा होता है, भाई कितने अध्याय हैं, कौन सा आरण्य, कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, और उसका विभाजन किस रूप में है, अध्यायों में है, हाँ जी, मंत्रों की संख्या कितनी है इत्यादि। तो बेसिकली काल निर्धारण अगर वो पूछ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि मैक्स मूलर ने वेद का काल निर्धारण का क्या समय बताया है, उनको 4 भागों में बांटा, छंद काल, ब्राह्मण काल इत्यादि। तो वो पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बस इतना होते ही सामान्य अध्ययन खत्म। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए क्या आवश्यक है कि आप पहले कम से कम 5 से 3 वर्ष के पूर्व प्रश्न पत्रों को देखिए। वो आपके लिए एक दर्पण का काम करेंगे। वो जानेंगे, वो आपको बता देंगे कि आने वाला प्रश्न पत्र कैसा होने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य अध्ययन मतलब क्या, कैसे प्रश्न, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हमें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सामान्य और विशिष्ट अध्ययन हमें करना है, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि सामान्य को उसकी तरह जनरल की तरह लेना है और विशेष को हमने ज़्यादा जो है उस पर ध्यान देना है, मूल टेक्स्ट ही लेकर आएंगे विशेष में हम। ठीक। अब ये समस्या होती है कि ये सामग्री संकलन हम कहाँ से करें, सामग्री इकट्ठा कैसे करें, या जो बाज़ार में जो किताब, मतलब आजकल जो किताबें नई नई बुक्स निकल रही हैं, बहुत विद्यार्थी निकाल रहे हैं, बहुत शोधार्थी भी निकाल रहे हैं, उनमें क्या होता है कि पूरा मतलब एक बंच होता है, पूरा एक किताब है और उसमें पूरे नेट का सिलेबस समझा दिया गया है। क्या वो काफ़ी है, या अगर विशिष्ट अध्ययन के लिए हमें विशेष किताब ही लेनी पड़ेगी, मतलब जैसे 10 रूपक लगा हुआ है, वक्रोक्ति जीवितम लगा हुआ है, या सांख्य कारिका लगी हुई है, तो हमें सांख्य कारिका ही लेकर आनी है, वक्रोक्ति जीविकम ही पूरा लेकर आना है और उसको पढ़ना है, वो विशिष्ट अध्ययन कहलाएगा। तो सामग्री संकलन किस तरह से हो, मतलब नोट्स बनाए जाएं या फिर मूल टेक्स्ट काफ़ी होगा, या जो किताबें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी होगा, किस तरह से, थोड़ा सा ये जो अगर आप बताएंगे तो। देखिए, क्योंकि एमए तक हम जितना सिलेबस पढ़ते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन विषय प्रवेश के लिए वो पर्याप्त है। तो जब हम पहली बार अटैम्प्ट देते हैं, पहला एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे लिए अगर एक साथ सबसे मुख्य चीज़ तो यही है कि जब आपने सिलेबस पढ़ा, उसको समझने के लिए आपने पूर्व प्रश्न पत्रों को देखा, आपको सामान्य और विशिष्ट में अंतर पता चल गया कि कितनी मतलब किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप यही है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, मतलब वो सामग्री संकलन जो आपने कहा। अब सामग्री संकलन मार्केट में 2 प्रकार से है, एक गाइड के रूप में है या फिर मूल टेक्स्ट है। तो जिन बच्चों की गति उतनी अच्छी भाषा में नहीं है, उनको सीधे तौर पे है कि उनको गाइड का सहारा लेना चाहिए, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पुस्तकें मार्केट में आई हुई हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट के लिए वो आवश्यक है। गाइड जो है सामान्य अध्ययन के तौर पर हम ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि नेट के लिए, और वही मैंने कहा ना कि जिन बच्चों की गति भाषा में नहीं है, संस्कृत भाषा में नहीं है, जो स्वयं सक्षम नहीं है वक्रोक्ति जीवितम मूल टेक्स्ट से पढ़ने में, तो उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए गाइड एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, तो उनके लिए वो ठीक है। और अन्यथा मूल टेक्स्ट तो हमेशा से अच्छा होता है, क्योंकि विशिष्ट अध्ययन वाला जो पार्ट है वो आप जितने विस्तार से पढ़ेंगे, जितने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, उतना आवश्यक है, क्योंकि उतने सारा सिलेबस आप रट नहीं सकते। तो आपको कुछ चीज़ें रट के चलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। इस तरीके से विशिष्ट अध्ययन वाला जो है हर विषय का पूरा होगा। तो अभी तक मतलब हमारे पास ये होगा कि जैसे हमने सिलेबस को समझा पहले जी, फिर हमने पाठ्य पुस्तक को इकाइयों में बांटा, जिस तरह से बांटा ही हुआ है, फिर हमने सामग्री संकलन किया। हाँ जी। अब ये प्रश्न होता है कि पहले किस चीज़ को तैयार करें। अब सारा सिलेबस भी हमारे पास है, सब सामग्री भी रखी हुई है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जो हमारा विषय है उसको हम पहले उठाएं। मान लीजिए मैंने दर्शन से एमए किया है, तो मैं पहले दर्शन भाग को खत्म करूं या उसको पूरा करूं, फिर वेद आदि उठाऊं, या जैसा कि क्या, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे इसमें आप, कि पहले किस चीज़ को हम प्रेफरेंस दें और सेकेंडरी किस चीज़ को रखें। देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि भाई एक मिनिमम आधार तो है कि हम मान के ही चलते कि एमए है, एमए इसकी मिनिमम अर्हता है, तो एमए तो हम करके ही आते हैं। तो लगभग हम
कुछ कुछ विषयों को, दर्शन है, काव्य शास्त्र है, कुछ काव्य हैं इत्यादि, हम पढ़ के ही आते हैं। इतना तो हमारा बेस बना ही होता है। तो अब जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई विषय ऐसे होते हैं जो, जैसे मेरा ही था कि ज्योतिष मेरा विषय था, लेकिन वो नेट जेआरएफ में नहीं था, नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे अन्य बच्चे हैं जिनका दर्शन होता है, व्याकरण होता है, साहित्य होता है, तो उनके पास एक बेनिफिट है कि लगभग 1 यूनिट उनको पहले से कवर है, याद है या समझ है। ऐसे में क्या है कि हम उन विषयों को देखें जो विषय हमने नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। तो ऐसे हम जब एक छिटपुट तरीके से एक एक उन विषयों को उठाते हैं, टॉपिक वाइज पूरा करते हैं। अभी हमें यूनिट पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम के लिए सबसे मुख्य आवश्यक है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उन विषयों को उठाइए जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, पहले उनको करें। हाँ जी, पहले आप उनको कीजिए। इस तरीके से आपको एक समय बाद उस सिलेबस को देख के डर लगना कम हो जाएगा। आपको ये लगने लग जाएगा, जैसे ही आप एक साइड से सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे, आप में एक आत्मविश्वास आएगा। आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये पॉइंट भी मुझे आता है, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा है, ऐसा करके। तो इस तरीके से चीज़ें पूरी हो जाएंगी। खाली नहीं तो कुछ तो मैं लेकर जाऊंगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है करके, है ना। हाँ जी, तो अच्छा ये है। अब एक चीज़ ये भी है कि समय कम होता है हमारे पास। मान लीजिए मुझे पता चला 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, ठीक है, या व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं कर पाया, तो आइडियल जो समय क्या होना चाहिए कि इतने समय तो हमको, इतना समय तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमें जेआरएफ निकालना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो इतना समय तो होना ही चाहिए। और जब एग्ज़ाम हो तो उससे इतने समय पहले हमें रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर समय कम हो तो उस समय हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि आपने भी अनेक अटैम्प्ट दिए हैं और मैं जानता हूं कि बहुत संघर्षशील होकर इन्होंने दिया है। क्योंकि 2016 में जब हम दोनों ही एमए पास हो गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस समय पर खैर मैं तो बीएड करने चला गया था, लेकिन भाई साहब ने बहुत इनका एक वो था कि जेआरएफ निकालना ही है किसी तरह से, और इन्होंने निकाल के ही वो फिर माने, क्योंकि जेआरएफ में इन्होंने फिर जी जान लगा दी। और वाकई में उस टाइम पे 3 पेपर होते थे, अब तो 2 ही पेपर होते हैं। 3 पेपर होते थे संस्कृत में, और बहुत कठिन भी वो होता था। समझ नहीं आता था कि मतलब सेकंड पेपर एक सामान्य होता था, फिर विशिष्ट के लिए 3rd पेपर होता था। पूरा दिन नेट के एग्ज़ाम के लिए निकल जाता था जिस दिन पेपर होता था। तो उस दौर में इन्होंने उस परीक्षा को पास किया है और अच्छे अंकों से पास किया है, और अभी शोध कर रहे हैं। तो वो जो इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि अब नया सिलेबस आ चुका है, ये अच्छी बात है। तो किस तरह से, मतलब समय कम रहा होगा कभी और कभी समय ज़्यादा रहा होगा, तो दोनों ही परिस्थितियों में हम कैसे तैयारी करें अपनी। देखिए मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हाँ वो एक टाइम था। उसमें एक चीज़ है, देखिए परीक्षा के लिए एक सबसे आवश्यक चीज़ होती है एक सही मार्गदर्शन, और ये एग्ज़ाम भी ऐसा ही है। आप जैसे मैंने कहा कि आप छिटपुट तरीके से पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर आप उसके बाद यूनिट वाइज आएंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इन सब से अलग एक चीज़ है, जैसा मनोज जी ने कहा कि हम 16 के पास आउट हैं, फिर उसके बाद टाइम लगा, काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी समस्या हुई। क्योंकि देखिए हम लगभग जितने संस्कृत विषय के छात्र हैं वो एक बैकग्राउंड से आते हैं। हम कंटिन्यू पढ़ाई के लिए उतना पूरा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें करनी होती है। लगभग लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती है। लेकिन खैर ये तो हो सकता है कम बहुतों के साथ ना होता हो। लेकिन एग्ज़ाम के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है सही मार्गदर्शन। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, आप ट्यूशन लीजिए या ना लीजिए, लेकिन कम से कम आपको एक गाइड करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, आपका सीनियर जिसने वो सब किया हो, उसके मार्गदर्शन में पढ़िए। उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है, उसको आप दिशा मिल जाती, डायरेक्शन मिल जाती है। जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि आपको पता है कि 5 यूनिट हैं, और आपको ये भी पता है कि संस्कृत में शास्त्र पढ़ने की अपनी एक परंपरा होती है, एक तरीका होता है। तो यदि आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बार बार किताब को पलटते रह जाएंगे, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ शुरू में, बहुतों के साथ होता है। तो उस चीज़ से मतलब वो एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो, सही समय पर आपकी एनर्जी सही जगह काम आ जाए, उसके लिए आप मार्गदर्शन अवश्य लीजिए।
क्योंकि आपसे पहले के छात्र, आपके अग्रज, आपके भाई, वो आपको ये बताने में सक्षम है। प्रोफेसर भी है इसमें, हम जो भी हमारे को पढ़ाते हाँ, हैं, बिल्कुल। यदि हम एमए कर रहे हैं और हमारे टीचर से हमारी अच्छी फाउंडेशन है तो ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। मार्गदर्शन सिर्फ इसलिए आवश्यक है कि आप गलत ट्रैक न चुनें, फिर आपको लगे नहीं ये तो इससे आसान तरीके से किया जा सकता था, तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो, नेगेटिव नहीं जाए। हाँ, तो इसलिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। उस हिसाब से ही भरोसे ना रहे, मतलब हाँ, नहीं हाँ। केवल अपने भरोसे ना रहें। देखिए क्या है कि ये स्टेटस सिंबल बन गया है, तो आप उसको अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। जैसे आपने बीए किया, एमए किया, कई एग्ज़ाम कीजिए, मान के चलिए वो भी ऐसा ही एक एग्ज़ाम है, वो भी क्लियर हो जाएगा, तो उसको अपने सर पे मत चढ़ाइए और उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए। और साथ ही कूल रहने के लिए कि अपने बड़ों का मार्गदर्शन लीजिए और फिर साथ में मैं अकेले कर लूँगा, ऐसा मत सोचिए। तो टाइम कैसे, मतलब कितना टाइम टाइम देखिए, टाइम तो ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि जब आपका सिलेबस एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले अगर पूरा हो जाए तो आप मान के चलिए कि फिर आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, उससे एक रात पहले आपको जगना पड़ रहा है, सब पेपर पलट के देखने पड़ रहे हैं, तो फिर अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। जब आपका सिलेबस 1 महीने पहले पूरा हो जाए तो मान के चलिए कि आप तैयार हैं। या अगर हमारे पास 1 ही महीना बचा हो तो क्या कुछ ऐसा कि जिससे कम से कम JRF तक ना भी पहुँचे, नेट के आसपास भी पहुँच जाएँ, तो इसमें क्या कोई शेड्यूल हो सकता है? देखिए 1 महीने के लिए तो यही है कि मुख्य रूप से वही है कि आपके जो नए विषय हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं आप उनको पूरा कीजिए। और गाइड ले लीजिए। हाँ, गाइड लीजिए, चाहे आप टेक्स्ट से पढ़िए। मूल बात तो वही है कि आपको कंटेंट पूरा करना है। और उसमें भी चाहे जब आप कंटिन्यू उसके लिए पढ़ रहे हैं, 1-2 महीने आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इस तरीके से कीजिए, जब आपने छिटपुट तरीके से टॉपिक पूरे कर लिए, यूनिट वाइज शुरू कीजिए। यूनिट वाइज शुरू करके दिन का आधा प्रहर, है ना, रिवीजन में लगाइए। जितना आपने आज पढ़ा, कल जब आप शुरू करेंगे तो 1 पहर आप उसका रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने पहले पढ़ा है, और 1 ही पहर में, आधे पहर में ही आप अगला नया पढ़ेंगे। तो किसी को अच्छी आदत है सुबह नए विषय को पढ़ने की, तो आप सुबह दिन तक 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वो पढ़िए, नया विषय पढ़िए, और उसके बाद वाला जो समय है रिवीजन कर लीजिए, उसमें आप रिवीजन कीजिए। और रात को जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने वाले, उनको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि रात को उसके बाद कुछ मत कीजिए, रिवीजन हो गया, छुट्टी, उसके बाद बहुत बढ़िया नींद लीजिए, क्योंकि कम से कम आपको स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। 2 से 3 महीने कंटिन्यू ऐसा लगना पड़ेगा, और फिर जा कर के सिलेबस उस लेवल पे कंप्लीट हो पाएगा कि आपको उसके बाद किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इससे, आज की वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, और एक निश्चित रूप से आज अपना एक शेड्यूल बनाएंगे और उस पर चलने का प्रयास करके अपने एग्ज़ाम को पास करेंगे। और इस तरह से और भी कई जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। रिजल्ट जैसा भी आता है, आप पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, JRF निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नेट भी अगर नहीं निकलता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें इतने ही अटैम्प्ट हमें देने हैं, IAS की तरह की 4-5 ही अटैम्प्ट देने हैं, ऐसा भी नहीं है। तो तैयार रहिए अगली बारी के लिए, और सोचिए कि और अगली बार और अच्छे अंकों से पास होंगे। इसमें कोई घबराने वाली या तनाव लेने वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत तैयारी की थी, नहीं हो पाया, और अब मैं नहीं करूँगा तैयारी क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा, मतलब कई सारे विचार मन में आ जाते हैं। उसके बावजूद हो सकता है अगली बार आप और अच्छे अंकों से पास हों, और हो सकता है कि समय जो है आपने उतना अच्छी तरह से दिया ना हो, या पढ़ाई की हो लेकिन तरीका आपने गलत अपनाया हो, तो वो तरीका अब आपको पता लग गया हो। तो उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर शायद वो जितना समय है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो जाए। ठीक है, 1 महीना भी अगर आप बचा हो एग्ज़ाम के लिए तो वो भी आपके लिए मतलब काफ़ी हो। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, अपना खान पान पूरा रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यूपी में भी हैं, रीट का एग्ज़ाम्स होने वाला है, और सीटेट तो हो चुका है, अब आने वाले टाइम पर होगा कुछ टाइम बाद, लेकिन JRF बहुत नज़दीक है। नेट का जो एग्ज़ाम है मई में आने वाला है, शायद 2 या 3 मई को है जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो मैं सूर्यदेव जी से बहुत
विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करता हूँ कि अगली बार जब भी हमें इस तरह के टॉक करने होंगे तो आप यहाँ पर हाजिर होंगे हमारे साथ, और जितनी भी हमारी समस्याएं होंगी, जो भी हमारे प्रश्न होंगे छात्रों के मन में, और आगे शोध करते हुए भी जो भी प्रश्न आएंगे तो उनको आप सॉल्व करने में या एक मार्ग दिखाने में हमारे साथ आएंगे, है ना। तो इन्हीं आशाओं के साथ और आपको शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अहम एसपी चैनल को। इसमें आपको नेट सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आज का यह कॉन्सेप्ट टॉक आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।